हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मौर्योत्तर काल। यहाँ पर हमारा घटना चक्र, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सीरियल वाइज से चल रहा है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे वो पूरा सीरियल वाइज से घटना चक्र, पूर्वावलोकन का 60 नोट्स क्या, जितना भी आपका थ्योरी का पार्ट दिया रहता है, जितना भी आपका बॉक्स में दिया रहता है, उन सभी को एक डायग्राम के थ्रू आपको लिख के बता दिया जाता है। हर एक मतलब कोई भी आपका पॉइंट नहीं छूटता है। ठीक है, इसको पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आपको ये 2 ही 3 पेज में होता है और पूरा आप उस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए, अब देखिए 3 या 4 पेज में सब है। ठीक है, अब 3 या 4 पेज को अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मतलब जैसे आपको मान लीजिए बुक अब नहीं पढ़ने, क्योंकि इतना 7-8 घटना चक्र है, तो हर सभी को मतलब ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप 3 से 4 पेज में, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है डायग्राम, इनको आप फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम के चैनल से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। जब इस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो एक मैं कंपाइल पीडीएफ एंशिएंट हिस्ट्री का या इंडियन ज्योग्राफी का बना के दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आपके एक रिवीजन के लिए वीडियो आता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ लिए हैं तो एक रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं हम मौर्योत्तर काल में। यहाँ पर देखिए रुद्रदामन। ठीक है, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, बहुत बार यही पूछा गया है कि जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है। रुद्रदामन से कहाँ पर, गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुजरात में कौन सा पर्वत है, एक गिरनार पर्वत है, वहीं से जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण की गई है। किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण की गई है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। किस शैली का, संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। ये देखिए यूपी पीसीएस 1997 में यही क्वेश्चन आया है, किस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। तो प्राचीनतम नमूना किस काव्य शैली में प्राप्त होता है, जूनागढ़ में के अभिलेख में प्राप्त होता है। किसमें, जूनागढ़ के अभिलेख में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है, रुद्रदामन से। कहाँ से प्राप्त हुआ है तो आप बताएंगे, ये गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ पर प्राप्त हुआ था। इसमें कौन से काव्य शैली का, तो संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना देखने को मिलता है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कोई भी अभिलेख बनता है तो उसका एक मोटो होता है, एक उसका टारगेट होता है, एक उसका लक्ष्य होता है, क्यों इसका उद्देश्य बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य क्या था, जो सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण के विवरण को सुरक्षित रखना था। क्योंकि जो सुदर्शन बांध बनाया गया था, सुदर्शन झील था। ठीक है, तो ये सुदर्शन झील का वो जो बांध था उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, उसका जो विवरण था उसको सुरक्षित रखना था। तो क्या था, इसको सुरक्षित रखना था, याद रखिएगा, सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए स्वर्ण सिक्के, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था, इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था स्वर्ण सिक्के का प्रचलन। तो उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था, इंडो ग्रीक। दो चीज़ें होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था तो आप बोलेंगे इंडो ग्रीक राजाओं ने। अगर ये पूछा जाए कि नियमित रूप से किसने स्वर्ण सिक्के चलवाया था, तो नियमित रूप से किसने स्वर्ण सिक्के चलवाया था, कुषाण शासकों द्वारा नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के चलाया गया था। किसके द्वारा, कुषाण शासकों द्वारा नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के चलाया गया था। जैसे बिम कडफिसेस। ठीक है, ये बिम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। बिम कडफिसेस कौन था, ये कनिष्क के पिताजी थे। ठीक है,
पिताजी। ये बिम कटफिश ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो इंडो ग्रीक राजाओं ने चलवाया था। अगर आपसे पूछा जाए नियमित रूप से किसने चलवाया था स्वर्ण सिक्के, तो नियमित रूप से कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। किसका? कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, योधयो, इनका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो योधो एक वंश था, तो इनका प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी और बृहद संहिता आदि इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। ठीक है, इनका साम्राज्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए, हो सकता है कभी पूछ ले। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच में था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कार्तिकेय कौन थे? तो कार्तिकेय जो भगवान गणेश हैं उनके भाई थे। ठीक है, जिनका मतलब अगर सवारी देखा जाए तो मोर है शायद। ठीक है, तो इनके सिक्कों पर किसका? कार्तिकेय का अंकन मिलता है। ये आपको याद रखेंगे। इनका साम्राज्य कहाँ था? दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच में था। अब देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। देखिए, जो कनिष्क का सारनाथ का बौद्ध अभिलेख तिथि है उसकी 81 है, लेकिन कनिष्क का जब राज्यरोहण कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व। ठीक है, तो कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में, 78 के तीसरे वर्ष सारनाथ में। देखिए, मतलब जब कनिष्क का राज्यरोहण 78 ईसा पूर्व हुआ था, उसके तीसरे वर्ष जो अभिलेख था सारनाथ बौद्ध अभिलेख कनिष्क का, तब स्थापित किया गया था। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। राज्यरोहण 78 में हुआ था, उसके तीसरे वर्ष क्या हुआ? 81 ईसा पूर्व में कनिष्क के सारनाथ बौद्ध को अभिलेख को स्थापित किया गया था। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, कनिष्क के रबतक अभिलेख में, अब रबतक अभिलेख कहाँ? ये अफगानिस्तान में मिला है। रबतक अभिलेख याद रखिएगा। रबतक अभिलेख कहाँ से रिलेटेड? अफगानिस्तान से रिलेटेड है। में 4 शहरों का उल्लेख मिलता है। कितने शहरों का? 4 शहरों का उल्लेख किया। आर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है कि देखिए, एकदम ऐसे ही पूछा गया था। इसमें एक ऑप्शन श्रावस्ती दे दिया गया था कि कोई किस शहर का उल्लेख नहीं मिलता, तो वहाँ पे आपको बताना था श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता। मिलता किसका किसका है? साकेत का मिलता है, कौशाम्बी का मिलता है, पाटलिपुत्र का मिलता है, श्री चंपा का मिलता है। किसके? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा का मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीज, याद रखिएगा, एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर वासुदेव और एवं शंकरकर का चित्र मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तो किसमें? यही क्वेश्चन आया था, किसमें वासुदेव और संकर्षण, याद रखिएगा, किसमें वासुदेव और संकर्षण का मतलब चित्र मिलता है। तो किसको? अगाथोक्लीज के सिक्कों पर वासुदेव और शंकरकर दोनों का चित्र मिलता है। ठीक है, यहाँ का साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, श्री चंपा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत के में शकों के द्वारा पराजित कर उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया। दो ही चीज़ इसमें आपको याद करना है। एक याद करना है विक्रम संवत, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व याद रखेंगे, और शक संवत कितना याद रखेंगे? 78 ईसा पूर्व। कैसे? 135 में से अगर 135 में 57 घटा देंगे तो 78 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब उत्तराधिकारियों को 135 विक्रम संवत में शकों को, ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपके पेपर में आया हुआ है। जैसे यूपी पीसीएस से एक बार मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था कि अगर 2009 में शक संवत होगा तो उसमें क्या हो, कौन सा ईयर माना जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपको बताता हूँ डिटेल में, तब वहाँ पर गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार इनकी प्रारंभिक तिथि 135 से 57, मतलब 135 में से 57 घटा देंगे तो ये किसका आ जाएगा? शक संवत। ये शक संवत क्या है? ये यहाँ पर देखिए, जब राज्यरोहण कनिष्क का हुआ था वहीं से शक संवत चलाया गया था। कितना? 78 ईसा पूर्व से। ठीक है, जब शकों ने किसको पराजित किया था? विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों को। तब जब राज्यरोहण हुआ था वहीं से ये शुरू हो रहा है शक संवत। ठीक है, अब देखिए वर्तमान कैलेंडर
तो जो वर्तमान कैलेंडर है उसमें अगर 57 जोड़ देते हैं, जैसे अभी क्या हुआ है, मान लीजिए 2024 चल रहा, उसमें 57 अगर जोड़ देंगे तो वो विक्रम संवत बन जाता है। ठीक है, 2024 में 57 जोड़ेंगे विक्रम संवत बन जाता है। अगर 78 घटा देते हैं तो वो जो प्राप्त होता है डेट, वो शक संवत मतलब माना जाएगा कि वो वहाँ पर डेट जो ईयर चल रहा है वहाँ शक संवत, अगर हमारा पूरी तरह से अगर शक संवत पर फॉलो करते हैं, क्योंकि शक संवत पर हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको शक संवत को अपनाया गया है। लेकिन जो हम सब देखते हैं वो जो इंग्लिश कैलेंडर है उसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर हमारा पूरा अभी जो आप सब देखते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर यहाँ पर घटा देंगे 2024 में 78 तो वो शक संवत प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 2009 चल रहा है, शक संवत हमको बनाना है तो क्या करेंगे। हमेशा शक अगर आ जाए तो घटा दीजिए। ठीक है, याद रखेंगे, अगर शक आ जाए तो घटाइए, अगर विक्रम संवत आ जाए तो उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो विक्रम संवत अगर मैं पूछ लूँ कि 2009 चल रहा है तो उसमें अगर क्या करें कि वो विक्रम संवत बन जाए, तो 2009 में क्या जोड़ेंगे, उन 57 जोड़ देंगे तो वो विक्रम संवत बन जाएगा। शक संवत पूछ रहा है तो घटा, जब शक पूछे तो जो ईयर दिया रहे उसमें से घटा दीजिए, और जो विक्रम पूछे तो उसमें जोड़ दीजिए, विक्रम बन जाता है। ठीक है, अब देखिए विक्रम संवत के दो अन्य नाम मिलते हैं, अगर इसे को कृत संवत भी कहते हैं, मालव संवत भी कहते हैं, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखते हैं, कुषाण काल में ही बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में जो आपको बॉक्स में दिया गया है ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो कुषाण काल में ही बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। किस काल में, कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। तो इसको क्यों लिखा गया है, इससे लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप पढ़ रहे होंगे ये यहाँ पर कनिष्क के दरबारी कवि थे। चाहे अश्वघोष की बात करें हम, ठीक है, किसके दरबारी कवि थे, कनिष्क के राज कवि थे। कौन, अश्वघोष। इनकी रचनाएं कौन थी, सौदरानंद, बुद्ध चरित्र और सारिपुत्र प्रकरण, इनकी रचनाएं थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, बुद्ध चरित्र और सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष के रचनाएं थी। वासुमित्र, यह भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता में राजा कौन था, कनिष्क था। कहाँ, जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये वासुमित्र ने की थी। अब देखिए चरक, पार्श्व और नागार्जुन, ये भी कनिष्क के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। चरक याद करिए, पार्श्व याद करिए, नागार्जुन कनिष्क के ही समकालीन थे। तो आपके पेपर में यूपी पीसीएस में आया हुआ है, 4 लोग का नाम दिया है, अश्वघोष का, वासुमित्र का, कालिदास का और कंबन का। ठीक है, उसमें पूछा था कौन कौन से लोग कनिष्क के समकालीन थे। तो आप किसको याद करेंगे, अश्वघोष, वासुमित्र किसके समकालीन थे, अश्वघोष, वासुमित्र किसके समकालीन थे, ये कनिष्क के समकालीन थे। अब देखिए, हाँ बार बार आप कंफ्यूज होंगे कि पतंजलि शुंगकालीन थे, मतलब पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। कैसे याद करेंगे, अगर पतंजलि आ जाए, पास से पतंजलि, पास से पुष्यमित्र शुंग, यहाँ पर का से पड़ता है तो इसको हटा दीजिए, पास से पतंजलि याद कर लीजिए, पास से पुष्यमित्र शुंग। तो पतंजलि अगर पूछे तो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे, बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए, पान चाऊ नामक चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। ठीक है, किसने हराया था, पान चाऊ नामक चीनी जर्नल ने किसको हराया था, कनिष्क को हराया था। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके पेपर में एक बार, किसने कनिष्क को हराया था, तो किसने हराया था, पान चाऊ नामक चीनी जर्नल ने। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, कुषाण शासक कनिष्क के कार्यकाल में 2 शैलियों का विकास हुआ। क्यों, कौन कौन सी शैली का विकास हुआ, मथुरा शैली का विकास हुआ और गंधार शैली का विकास हुआ। कौन सी, मथुरा और गंधार शैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखिए, जैसे भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण शैली गंधार शैली
कहलाता है। देखिए, जो भारतीय था और यूनानी जो दोनों का मिक्सर था उसको क्या कह लेते थे, उसको गंधार शैली कहा जाता था। इसके प्रमुख गंधार शैली के संरक्षक कौन थे, शक और कुषाण, यही दोनों गंधार शैली के संरक्षक थे। इसमें हमेशा हरित, स्तरित और या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियाँ बनाने में किया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि पूछा गया था कि किस प्रकार के शैली में हरित, स्तरित, शिष्ट चट्टान का प्रयोग मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। तो किसमें, ये गंधार शैली में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ देखें, अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा गया था कि बामियान पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो बामियान पहाड़ी है वहाँ पर बुद्ध की जो प्रतिमा थी उस मतलब पहाड़ था, उसको काटकर बुद्ध की प्रतिमा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो अफगानिस्तान में तालिबान है उन्होंने इसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो क्या किए थे, बामियान पहाड़ियों को काटकर बुद्ध की प्रतिमा बनाया गया था, इसीलिए बामियान पहाड़ी प्रसिद्ध है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियंस ये बुक है, लेकिन इस बुक का किसी को पता नहीं है नाम किसने दिया, मतलब कौन सी इसकी रचनाकार हैं। ठीक है, और अर्कामेडू एक स्थान है, यहाँ दो से एक बुक एक स्थान से यहाँ से क्या प्राप्त होता है, ये बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बंदरगाह के स्पष्ट साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। पता चलता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट में आया था और दूसरा स्टेटमेंट में आया था, लेकिन यहाँ पर जो साक्ष्यों में कुषाणों की सशक्त नौसेना का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भी सही है कि एकदम मतलब चोल जो थे उन सब का नौसेना का मिलता है, लेकिन ये कुषाण के जो अगर आप पूछेंगे कि इनकी नौसेना भी बहुत मजबूत होगी, क्योंकि जब बंदरगाह है और व्यापार हो रहा है समुद्र से, तो नौसेना भी सही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका नौसेना के मजबूत होने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, ये याद रखेंगे। कुषाण और मौर्य वंश की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली थी। तो कोई क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछा, मौर्य वंश का कम पूछता है, ज़्यादा किसका पूछता है कि किसकी सीमाएं भारत से बाहर तक फैली थी। तो कुषाण की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली थी, लगभग चीन में भी इसकी सीमाएं थी, चीन तक साम्राज्य था। ठीक है, तो कुषाण और मौर्य वंश की याद रखेंगे, सीमाएं भारत से बाहर फैली थी। मिनांडर तथा उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिलते हैं। ठीक है, किसके, मिनांडर और उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिलते हैं। स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए। अब देखिए 2014 में क्वेश्चन यही आया था कि किसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे, स्ट्रेटो सेकंड ने जारी किए थे। अब देखिए यहाँ शुंग वंश के बारे में दिया गया है। शुंग के पूर्वज मूलतः कहाँ के थे, उज्जैन से थे। ठीक है, शुंगों के पूर्वज कहाँ से थे, उज्जैन के थे, और इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसको हत्या करके, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग राजवंश की स्थापना की थी, ये याद रखेंगे। अब देखिए शुंग वंश अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेघ यज्ञ किए थे। अब जब अश्वमेघ यज्ञ किया गया था तो उस समय पुरोहित पूछता है कि उस समय पुरोहित कौन थे, क्योंकि जब आपके घर पूजा होता है कोई तो पंडित जी आते हैं, तो वो उस समय इनके पंडित पुष्यमित्र शुंग के कौन थे, पतंजलि। तो यही इसीलिए कहा जाता है पतंजलि किसके दरबार में थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, इन्होंने ही 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। इसका विवरण हमें अयोध्या के अभिलेख से ज्ञात होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार यहीं से क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग कहाँ मतलब कितने अभिलेख मतलब अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। कहाँ से जानकारी, अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। 9वां देखते हैं, शुंग वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभद्र था। अब इसके बारे में क्या मिलता है, इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश, यंटाल यालकीट्स,
का राजदूत हेलियोडोटस उसके विदिशा दरबार में उपस्थित हुआ। तो इसी भागवत अथवा भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस उपस्थित हुआ। अब देखिए हेलियोडोटस क्या था, इसने भागवत धर्म ग्रहण किया, विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की और भागवत विष्णु की पूजा की। तो हेलियोडोटस ने क्या किया, ये जो एंटियाकीड्स का राजदूत है हेलियोडोटस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और गरुड़ स्तंभ की स्थापना की और भगवान विष्णु की पूजा की, ये याद रखेंगे, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था, ठीक है। प्रथम पुष्यमित्र शुंग था, अंतिम देवभूति, या इसको देवभूमि भी कहा जाता है। अपने आमत्त वासुदेव के शरणों द्वारा मारा गया था, ठीक है। वासुदेव द्वारा स्थापित राजवंश था एक कण्व राजवंश, ठीक है। तो पहले शुंग आया था, ठीक है, शुंग के बाद कर्ण आया था, ठीक है। दोनों ही पूछा जाता है कि पहले शुंग आया फिर क्या कर्ण आया, पहले शुंग फिर कर्ण। तो याद रखिएगा शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूमि था, ठीक है, और ये वासुदेव के शरणों द्वारा मारा गया, अंतिम वासुदेव द्वारा स्थापित कण्व वंश था। अब देखिए सातवाहन क्या था, मौर्य काल के दक्षिण में, मौर्य काल के बाद का जो समय आया उसके दक्षिण में एक बहुत शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ था जिसको सातवाहन काल कहा जाता है। राजधानी क्या थी इसकी, प्रतिष्ठान या पैठन, कभी कभी ऑप्शन में अमरावती दे देता है तो अमरावती भी लगाइएगा, 3 चीज़ें लगाइएगा, चाहे प्रतिष्ठान दे दे, चाहे पैठन दे दे, चाहे अमरावती दे दे, सब कुछ लगाइएगा। प्रकृत भाषा के पोषक थे, सातवाहन किस भाषा के पोषक थे, प्रकृति भाषा के पोषक थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य यही था, ठीक है। मौर्यों के पहले मौर्य सबसे शक्तिशाली राज्य दक्षिण भारत में थे, लेकिन जब मौर्यों के बाद अगर बोला जाए तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, सातवाहन था। यूपी पीसीएस 1993 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। संस्थापक कौन थे, इसको सिमुक, ठीक है, बार बार सिमुक आता है संस्थापक, लेकिन अगर कभी सिंधुक आ जाए या सिप्रक आ जाए, ठीक है, ये भी है। देखिए हम आपसे कोई चीज़ यहाँ पर सिर्फ मैं सिमुक लिख के छोड़ सकता था, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर आपके पेपर में सिंधुक आ गया तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसीलिए हम हर चीज़ को यहाँ पर आपके नोट्स में लिख देते हैं, ठीक है। तो इस नोट्स को आप क्या करें, डाउनलोड करके एक ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगा, कम से कम जब मैं पढ़ा दूं इसके बाद अगर आप रिवीजन करेंगे तो 10 मिनट से 10 मिनट में आप इस 3 पेज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट में इस 3 पेज को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका तैयारी भी हो जाएगा, और बार बार रिवीजन करिए, यही एक सक्सेस का मंत्र है, उससे दूसरा कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है। क्योंकि बुक सबके पास बहुत सारी है लेकिन कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। सिर्फ जो बुक आप पढ़िए उसको रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, बस यही आपका सक्सेस का मंत्र है। अंतिम मंत्र यही है, बार बार रिवीजन करिए। इसने कर्ण वंश के शासक सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। प्लीज़ जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, वीडियो को लाइक करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिल जाता है अगर थोड़ा सा आप शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। आपको तीनों घटना मतलब जितना भी घटना चक्र है उसको डेली करवाया जाएगा, ठीक है। सातवाहन गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, यही सबसे महान मतलब इसका राजा था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसको ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसको माना जाता है, तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। पुराणों में कुछ 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख मिलता है, कितने, 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख मिलता है पुराणों में। गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए एक ब्राह्मण शब्द का प्रयुक्त हुआ है, तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपके बना था और ये भी क्वेश्चन बना था। पूछा गया था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए कौन सा शब्द, एक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना गया था। पुराणों में इस वंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया था। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र और उत्तराधिकारी सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था, ठीक है। सातकर्णी उपाधि कौन धारण करने वाला, सातकर्णी प्रथम जो था वही सातकर्णी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। अब यहाँ पर देखिए
राजवंश और उनके सिक्के कौन कौन से चलाए गए थे? जैसे कुषाण वालों ने क्या चलाया था, स्वर्ण और ताम्र के सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने, ठीक है। वैसे अगर कुषाण सोने के सिक्के देखा जाए तो इंडो ग्रीक ने चलवाया था, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि नियमित रूप से, तो यहाँ पर स्वर्ण और ताम्र, ठीक, कुषाण शासकों ने। गुप्त स्वर्ण और रजत सिक्के चलवाए थे। अगर गुप्त, अभी गुप्ता आएगा, अगला आपका चैप्टर गुप्ता ही होगा। ये गुप्ता स्वर्ण और रजत सिक्के चलवाए थे। सातवाहन चांदी, तांबा और सीसा, ठीक है, याद रखिएगा। सातवाहन ने सीसा बहुत बार पूछा जाता है कि सीसे के सिक्के किसने चढ़वाए थे, ठीक है। एक स्ट्रेबो, यहाँ पर दो चीज़ें याद रखिए। अगर यहाँ पर स्टेटो सेकंड पूछा जाए तो इन्होंने सीसे के सिक्के जारी किए थे, और यहाँ पर किसने, सातवाहन ने भी सीसे के सिक्के जारी किए थे। कलचुरी स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के जारी हुए थे। राजा और वंश, डेमेट्रियस पहलव, रुद्रदामन कुषाण वंश का था। गेंडो फर्नीज हिंदू यूनानी था। बिम कड़भिर ये शक था, ठीक है, शक वंश का था। तो आरो यारो में आया हुआ है, ये याद रखिएगा। ये आपके पेपर में दोबारा आ सकता है। डेमेट्रियस एक बार मैं फिर बता देता हूँ किस वंश का था, पहलव। रुद्रदामन कुषाण, गेंडो फर्नीज हिंदी यूनानी था। बिम कड़फिडस ये शक था, ठीक है। तो याद रखेंगे ये, ठीक है। अब देखिए, खारवेल चेदी वंश का राजा था। 4 बार क्वेश्चन आया है। खारवेल किस वंश का राजा था? चेदी वंश का राजा था। खारवेल के इतिहास की जानकारी कहाँ मिलता है? हाथी गुम्बा अभिलेख से। हाथी गुम्बा अभिलेख कहाँ मिला है? ये भुवनेश्वर के पास, उड़ीसा में भुवनेश्वर है, उसी से 4-5 किलोमीटर दूर हाथी गुम्बा अभिलेख मिला है, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तक्षशिला, यहाँ पर तक्षशिला कहाँ पर प्रेजेंट टाइम में है? तो ये रावलपिंडी में स्थित है। वर्तमान की अगर बात करें, रावलपिंडी पाकिस्तान में तक्षशिला है, रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी, कौन थी? तक्षशिला। शिक्षा प्राप्त की थी तक्षशिला से किसने शिक्षा प्राप्त की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतने लोग शिक्षा प्राप्त किए थे जो महान थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत ने शिक्षा प्राप्त किया था तक्षशिला से। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक जो था, ये भी तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त किया था। कनिष्क का राजवैद्य चरक था, ये भी शिक्षा प्राप्त किया था। बौद्ध विद्वान वसुबंधु था, ये भी, और चाणक्य ने भी शिक्षा प्राप्त किया था तक्षशिला से। श्री पर्वतीय, ये इंपॉर्टेंट है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो याद रखेंगे, कौन? इक्ष्वाकु जो वंश है, इक्ष्वाकु वंश, इसके शासकों को पुराणों में क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया है। क्या? श्री पर्वतीय कहा गया है। देखिए, राजवंश और राजधानी। शुंग राजवंश की राजधानी क्या थी? पाटिलपुत्र थी। कौन सी? पाटिलपुत्र थी। सातवाहन की पैठन दिया रहे, प्रतिष्ठान दिया रहे, अमरावती दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, लगाइए। तो सातवाहन की पैठन थी। कदम्ब बनवासी थी। कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी थी। चंदेल महोबा थी, याद रखेंगे, चंदेल का थी, महोबा। तो चंदेल की राजधानी, चंदेल राजवंश की राजधानी महोबा, कदम्ब बनवासी, सातवाहन पैठन, शुंग पाटलिपुत्र। सातवाहन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, वाकाटक तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, और चालुक 10वीं। तो ये आपका सीक्वेंस पूछा था, ठीक है, कि कौन कौन सा राजवंश पहले आया, कौन बाद में आया। तो सातवंश पहले आया प्रथम शताब्दी वर्ष, वो सातवाहन वंश, और वाकाटक तीसरी शताब्दी, और चालुक 10वीं शताब्दी। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अब, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हिंदू यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? आप बताइए, अभी हमने क्या बताया है। आप सभी क्वेश्चन आई होप आप सब कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, किसने जारी किया? स्टेटो सेकंड ने। स्टेटो सेकंड ने किसने? हिंदू यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए, स्टेटो सेकंड ने। निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो संकर्षण और वासुदेव तो अगाथोक्लिज। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेयर ही केस में लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर ये पढ़ाएंगे तो लोग बोरिंग फील करेंगे और उनका व्यू नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कितना भी टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन में पढ़ा देता हूँ, मुझे व्यू का नहीं टेंशन रहता, ठीक है। सिर्फ आपका क्वेश्चन वहाँ पर फंस जाना चाहिए, वहाँ पर मतलब जो आप पढ़ें वहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, कि किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों
अंकित हैं। तो ये अगाथोक्लीज के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है, आरो यारो 2017 में आया है, ये बताइए। डेमेट्रियस, रुद्रदामन, गांडोफिडिस, बिम। अब बताइए, चलते हैं। देखिए अब बिम कॉन्फिडेंस किस शासक था, किस वंश का? तो भीम का कॉन्फिडेंस कहाँ लगाएंगे? तो भीम कॉन्फिडेंस कुषाण का था, तो याद रखिए भीम कुषाण का लगाएंगे। रुद्रदामन, तो रुद्रदामन शक, ठीक है, तो ये यहाँ लगा देंगे। तो बी का चौथा, तो बी का चौथा सिर्फ एक ही है। देखिए रुद्रदामन को अगर याद रखेंगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी का चौथा सिर्फ एक ही में दिया गया है। अब देखिए पूरा देख लेते हैं। डेमेट्रियस, डेमेट्रियस कौन था? हिंदू यूनानी था, तो हिंद यूनानी डेमेट्रियस था। गांडोफिडिस कौन था? ये पाहलो था, ठीक है, याद रखेंगे। ये आरो यारो 2017 में आया है, याद रखेंगे। गांडोफिनिज, ये पाहलो। तो आपके पेपर में एक ही दे सकता है, अगर पेपर मतलब एक ही दो दे सकता है कि कौन कौन से मिलाइए, ठीक है। यहाँ से कहीं और से दे सकता है, तो याद रखेंगे सब कुछ। देखिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से रुद्रदामन उठा लिए, गांडोफिडिस फर्नीज उठा लिए और अलग से कोई दूसरा उठा लिए, तो एक क्वेश्चन तैयार कर दिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप याद कर लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कार्दम छत्रपों निम्नलिखित किस धातु के में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया था, लेकिन 2019 में बीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बताइए ये कहाँ पर? तो याद रखिए कर्दमक छत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु। अब देखिए अब अगर आपको यहाँ पर नहीं आ रहा है तो सबसे पुराना सिक्का कौन माना जाएगा? सबसे पुराना सिक्का तांबे का माना जाएगा, क्योंकि उसी का प्रचलन पहले हुआ था। तो दुर्लभ कहाँ बन सकते हैं? तांबे में ही तो बन सकते हैं, रजत स्वर्ण तो बाद में चले, इसमें दुर्लभ नहीं बन सकते उतना। तो तांबे का, ताम्र याद रख लीजिए। अगर कुछ नहीं याद रहा ताम लगा देंगे तब भी सही है, क्योंकि अति दुर्लभ पूछ रहा है। दुर्लभ लिपि भी हो सकता है, दुर्लभ किसी देवता का भी उसमें मूर्ति हो, मतलब चित्र हो सकता है सिक्कों पर, तो यही है ताम्र। अब देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? इंडो ग्रीक बताइए। अगर नियमित रूप से पूछा जाए तो कुषाण बताइए, ठीक है। अब देखिए कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? देखिए 257 पूछे तो विक्रम संवत बताइए, और 78 पूछे तो कुषाण का कनिष्क बताइए, ठीक। वो कनिष्क का मतलब शक संवत बताइए, ठीक है, कनिष्क का शक संवत। तो ये 78 में हुआ था, उसी से शक संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अब देखिए 78 और क्या था 57, तो इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15 7 5 12 13, 135 हो गया, ठीक है। तो दोनों का अगर जोड़ देंगे तो वही आ जाता है, 135 वर्ष का अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ माना जाता है? 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ। देखिए कितनी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। कनिष्क के समकालीन नामों का अध्ययन कीजिए। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तभी हमने बताया था, अश्वघोष थे, वासुमित्र थे। पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा यहाँ नहीं है, पहला दूसरा सी में है, ठीक है। तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? ये अश्वघोष और वासुमित्र थे। अश्वघोष का समकालीन था, अश्वघोष का समकालीन कौन था? तो बताइए अश्वघोष का समकालीन कौन था? तो अश्वघोष का समकालीन कौन था? ये कनिष्क था, ठीक है। अभी ऊपर ही पढ़ें, ये देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आया है, और वही क्वेश्चन 2008 में, तो प्रीवियस ईयर से ये देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं। कनिष्क का यहाँ पूछा था, अश्वघोष और वासुमित्र, वही देखिए घुमा के यहाँ पूछ लिया गया कि अश्वघोष का समकालीन था, कनिष्क था। निम्नलिखित कनिष्क किसके दरबार में नहीं गया? कौन कनिष्क के प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो बताइए कनिष्क के प्रथम दरबार में कौन नहीं था? तो ये अश्वघोष थे, वासुमित्र थे और पार्श्व थे, लेकिन विशाखदत्त नहीं था। विशाखदत्त अभी नहीं पढ़ा है ना, तो अश्वघोष, वासुदत्त, पार्श्व थे, विशाखदत्त नहीं थे। पीसीएस मेंस में आया हुआ है। निम्नलिखित नगरों किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक में नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? तो श्रावस्ती का नहीं है, पाटलिपुत्र का है, कौशाम्बी का है, श्रीचंपा का है।
ठीक है। ऐसे ऐसे देखिए क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन अब यही प्री में उठा के दे देगा। तो किसका श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है? पाटलिपुत्र का है, कौशाम्बी का है, चंपा का। यहाँ जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चीज़ पढ़ा दिया जाए जो आपके पेपर में आए ही ना। तो पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा, ठीक है, ये अब तक में उल्लेख है, लेकिन श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो सच तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, किसने प्राप्त की थी? तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका? चरक भी प्राप्त किए थे और जीवक भी प्राप्त किए थे। तो चरक और जीवक दोनों लोग प्राप्त किए थे, तो अभी हमने ऊपर ही बताया था। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने, आप अगर जब जो बच्चे पेपर दिए होंगे सी और डी, चाहे सी लगाए होंगे चाहे डी लगाए होंगे, उन दोनों लोग का सही हो गया होगा। तो चरक और जीवक लोक सेवा आयोग ने सी भी माना है सही, डी भी माना है। तो वहाँ पर दो तो भर नहीं सकते थे, कोई एक ही भरे होंगे। तो अगर जो सी भी भरा होगा उनका भी सही होगा, जो डी गोला किया होगा उनका भी सही होगा। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक गौतमी पुत्र सरकर्णी कहा जाता है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद मतलब जो पुष्प निमुक्त शुंग है, तो उसके बाद कौन सा वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश, ठीक है। किसने राज किया था? कण्व वंश ने राज किया था। क्योंकि जो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था या देवभूमि माना जाता है उसको किसने? वासुदेव के शरणत्तों द्वारा वह मारा गया था, जिससे एक नया राजवंश स्थापित हुआ था, जिसको कण्व वंश कहा जाता है। कण्वयान भी वंश कहा जाता है, कण्वयन भी वंश इसको कहा जाता है, और उसको कण्व वंश भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। शुंग के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो उज्जैन से थे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पान चाऊ ने हराया था। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बैराठ से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कुषाण किससे? गंधार कला शैली। मथुरा और गंधार कला शैली कुषाण से संबंधित है, ठीक है। कुषाण कला, गंधार शैली, कला शैली। इसमें भारतीय शैली और यूनानी शैली का मिश्रण होता है, गंधार शैली। अब यहाँ पर देखिए कुषाण, गुप्त, सातवाहन, कलचुरी। अब यहाँ पर देखिए कुषाण जो सिक्के कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं सातवाहन, सातवाहन स्वर्ण सिक्के नहीं, ये सातवाहन कौन से? सोने के सिक्के वो क्या शीशे के सिक्के, ठीक है। तो ये सातवाहन किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये शीशे के सिक्के जारी करने के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब इन्होंने सोने के भी सिक्के, ये मतलब शीशे, ये याद रखिए, चांदी, तांबा और शीशा, इसके सिक्के जारी किए थे सातवाहन ने। चांदी, तांबा और शीशा के सिक्के जारी किए थे सातवाहन ने। गुप्त ने स्वर्ण रजत जारी किया था, कुषाण ने स्वर्ण और तांब, कलचुरी ने स्वर्ण रजत और तांब। देखिए दो दो बार यहाँ पर आपका वहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी हो जाता है, इसीलिए क्या होता है आपको याद हो जाता है। और मेरा एक ही मकसद होता है कि याद करवाना। पढ़ाते तो सभी यूट्यूब पे हैं, लेकिन याद कोई नहीं करवाता, ठीक है। हम इसीलिए इस पीडीएफ को बनाते हैं कि आपको याद हो जाए। अफ़गानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है किसके लिए? बुद्ध वो बामियान जो पहाड़ी है वो काट कर बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। अब देखिए जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? देखिए भारतीय शैली और यूनानी शैली, ठीक है, वो किसको कहते हैं? गांधार शैली को कहते हैं। कौन सी? गांधार शैली को कहते हैं। किस मूर्ति कला में सदैव हरित और स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो किस कला शैली में होता है? तो अभी हमने बताया किस कला शैली में होता है, तो वो गांधार कला शैली में होता है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? तो पहले कौन आए? यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। तो याद रखेंगे पहले कौन से आए? यूनानी। यूनानी मतलब आप क्या समझते होंगे? यूनानी मतलब सिकंदर महान, ठीक है। सिकंदर महान कौन आया? पहले आया, फिर शक आए, ठीक है, रुद्रदामन उमन, फिर कुषाण आए, ठीक है। याद रखेंगे यही सही है।
निम्न राजवंश में सबसे पुराना राजवंश कौन था? सबसे पुराना राजवंश, तो सबसे पुराना राजवंश यहाँ पर कौन सा होगा? सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश सबसे पुराना राजवंश है, क्योंकि इसका मतलब जो वो है, ये पहली शताब्दी के आसपास इसका माना जाता है। क्या? लगभग पहली शताब्दी के, मतलब पहली या दूसरी शताब्दी के आसपास इसका माना जाता है। इसका संस्थापक कौन था? सिमुक था। ठीक है, कौन था? सिमुक था। निम्नलिखित किसके एक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट है, एक ब्राह्मण शब्द गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। अब यहाँ पर देखिए राजधानी, सातवाहन का राजधानी कौन था? पैठन था। तो पैठन बी का तीसरा, तो बी का देखिए तीसरा एक ही है। कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब ए का कौन सा होगा? शुंग का। तो शुंग का कौन सा होगा? पाटलिपुत्र था। चांदेल का कौन था? महोबा था। कादम्ब का बनवासी था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया। ठीक है, तो पहले कौन से आया राजवंश? पहले सातवाहन वंश आया था। ठीक है, सातवाहन वंश आया, इसके बाद वाकाटक आया, इसके बाद चालुक्य। ठीक है, तो चालू 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 यहीं पे, यहाँ पे ही हो जाएगा आपका। तो अगर सातवाहन का देखा जाए तो पहला और दूसरे शताब्दी के आसपास सिमुक्ति किया था। वाकाटक का तो ये तीसरी शताब्दी के आसपास किया गया था इसका, और जो चालुक्य था ये 10वीं शताब्दी के। ठीक है, तो 1 2 3। अब देखिए सातवाहन नरेश प्रकृत भाषा के पोषक थे। ठीक है, सातवाहन काल के कला के लोक पक्ष में अधिक प्रोत्साहन मिलता है, तो दोनों ही सही है आपका। ठीक है, बी वाला आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित किस वंश के शासकों ने पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो श्री पर्वतीय किसको? इक्ष्वाकु वंश को। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा है? तो ये मैंने बताया है, ये किसी मतलब रचनाकार का नाम, किसी कवि का नाम नहीं मिलता है। ये एक अनाम कवि थे, मतलब जिनका नाम ही नहीं है, उन्हीं का मिलता है। ठीक है, बस इतना ही है। आई होप आपको लगभग 40 मिनट में एक चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो गया। अब आप घटना चक्र ओपन करेंगे बुक, वहाँ पर देखेंगे जितने भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी कुछ कर लेंगे। इम्पोर्टेंट नहीं, कोई भी क्वेश्चन होगा सभी कर लेंगे। ठीक है, तो आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।